जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि हम भारतीय संविधान से लेकर के आए हैं। आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखते जाइए आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए है ये। देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर हम किसे बनाते हैं। पहला ऑप्शन है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दूसरा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को। तीसरा ऑप्शन है आपके पास नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। और चौथा ऑप्शन है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों ये होता है, जब चुनाव होते हैं और नई लोकसभा गठन करना होता है तो सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, वही होता है प्रोटेम स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होगा या सबसे अधिक बार लोकसभा का मेंबर बन के आया होगा, उसी को हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। ये याद रखेंगे दोस्तों, जो लोकसभा के लिए अनुच्छेद है, लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो 81 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें अधिकतम 552 मेंबर आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 530 जो मेंबर हैं वो राज्यों से आते हैं। ठीक है, और 20 मेंबर हैं वो यूटी से, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और दो जो मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो दो मेंबर एंग्लो इंडियन होते हैं वो 104, इसको याद रखेंगे, 104 नंबर का संविधान संशोधन है, उसके द्वारा इसे खत्म कहा गया है। अब एंग्लो इंडियन नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है हमारा आज का प्रश्न, लोकसभा से ही संबंधित है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है। मतलब आपको कोरम बताना है, कितना कोरम होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कोरम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन बी है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर सी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग। और सदन की कुल सदस्य सीमा का 3रा भाग। कोरम उसे कहते हैं जहां पे सभा लगाई जाती है और सभा को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम मेंबर की आवश्यकता होती है। कितने मेंबर वहां पे सभा में आ जाएंगे तो हम कार्यवाही शुरू करेंगे, उसी को हम कहते हैं कोरम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि जब सदन की संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा के जो लोग होंगे वो आ जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं या हम 550 ले सकते हैं। तो कम से कम 55 या इससे अधिक, 10वां क्या हो जाएगा, 550 मेंबर हम लेते हैं तो 10वां हिस्सा क्या होगा इसका, 55 मेंबर। तो अगर 55 मेंबर या इससे अधिक, ठीक है, उपस्थित हो जाते हैं तो हम लोकसभा की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित की विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। जिन अभ्यर्थी को हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, ऊपर में इंग्लिश में प्रश्न तो लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में प्रश्न पढ़ सकते हैं। ऑप्शन भी इंग्लिश में मैंने रखे हैं आप सभी लोग के लिए, इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 249, इस आर्टिकल को याद रखिए, ये राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती है। राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण घोषित करके उस पर नियम बनाया जा सकता है। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य की विधानसभा को होता है, राज्य का मैटर है ये। लेकिन इसमें केंद्र बना सकता है जब आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कर दे। तो अगर राज्यसभा कोई कानून बनाती है तो पहला ऑप्शन है कि वो 2 वर्ष से अधिक लागू नहीं रहेगा, 6 मास से अधिक लागू नहीं रहेगा, 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं रहेगा, या असीमित काल तक रहेगा। ये आपके ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक बार में। ठीक है, एक बार से, ये जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगर राज्यसभा 249 आर्टिकल के तहत, या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 249 आर्टिकल के तहत किसी ऐसा कोई कानून बनाती है जो राज्य सूची के विषय का है,
तो एक बार में 1 वर्ष से अधिक लागू वो नहीं होगा, उसे बार बार कई बार तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर और आपको पारित करना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों दोस्तों की 249 में जो एक स्पेशल पावर है, इसको राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पार करना होता है, पास करना होता है, सॉरी। 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा जो है पास करेगी, तो उसको पास मान लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल पावर और है राज्यसभा के पास, वो है अनुच्छेद 312, जिसमें अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनका सृजन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। इसमें कौन, अभी 3 सेवाएं हैं, आप लोग को पता है। एक आईएएस है, आईएएस बनते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस भी बनते हैं। और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 3 प्रकार की सेवाएं हैं। तो अभी जो प्रश्न पूछा गया 249 से संबंधित है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला, आपको ये कहा गया है कथन, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, मतलब राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, राज्यपाल की ही बात हो रही है। तो देखिए जो पहला, ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं हम लोग पहले। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो आपको अगर नीचे अगर ऑप्शन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे कौन सही है आपको बताना है, 1 3 सही है, 1 2 सही है, या 2 4 सही है। ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं हम, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही है। नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, शपथ दिलाते कौन है, राज्यपाल। नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो एक बिल्कुल सही हो जाएगा। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद राज्यपाल जब साइन करते हैं, तभी कोई जो विधेयक है वो कानून बनता है। तीसरा है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानसभा में, विधान परिषद में कोई कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कुछ सजाओं को माफ करने का, उसी प्रकार फांसी को छोड़कर राज्यपाल भी कुछ सजाओं को स्टेट के तरफ से माफ कर सकते हैं। तो 1 और 3 यहाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। आपको बताना है राज्यसभा का जो गठन है वह किस वर्ष में हुआ है। तो राज्यसभा का गठन है ऑप्शन नंबर 3, 1952। 1952 में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ है। तो राज्यसभा संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक है, आप लोग 3 अनुच्छेद याद कर लीजिए। 79 में है संसद। ठीक है, संसद होगी एक। ठीक है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। ये तीनों अनुच्छेद लाइन से आप लोग को याद होने चाहिए। 81 में क्या है, लोकसभा है। तो अगर वर्तमान में बात करते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 225 स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, 8 यूटी से आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, और 12 इसमें प्रेसिडेंट कर सकता है। ये जो 8 यूटीज मैंने लिखा हुआ है, ये जे एंड के को ध्यान में रखकर आप लोग चलेंगे। ठीक है, ये है वर्तमान का। ठीक है, अधिकतम 250 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। फिर क्या होता है, 238 जो मेंबर होते हैं, 238 वो स्टेट एंड यूटी चुन के आते हैं। और जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट अपने तरफ से भेजते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये है, 1956 में, ठीक है, एक्ट 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। ठीक, ये तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन हो गया, यहां से पढ़िए। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है,
फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। और लास्ट ऑप्शन है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इनमें से कुछ तीन सही हैं, और प्रश्न ये पूछा गया है कौन सा लक्षण नहीं है, मतलब कोई एक गलत है, आपको यह बताना है कौन सा गलत है। तो जिन लोग को एलिमिनेशन मेथड जानते हैं वो लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर कहा गया है संवैधानिक संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यहाँ पर गया है कि 1956 के अधिनियम से बना है। अगर वो अधिनियम से बना हो और संवैधानिक संस्था नहीं हो सकता है। अगर वो संवैधानिक संस्था होगी तो किसी अधिनियम के द्वारा नहीं, उसका संविधान में पहले से प्रावधान रहा होगा। ये दोनों में से कोई गलत, अगर आपको ऑप्शन लगाना भी है तो आपको इन्हीं दोनों में से टिक करना है, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो से। यही होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको थोड़ा बहुत जानकारी होती है वो लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह बात बिल्कुल सही है कि 1956 में जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, ठीक है, उसके तहत इनका भी निर्माण किया गया था 1956 में, क्या क्षेत्रीय परिषदों का, ठीक है। पांच क्षेत्रीय परिषद थे इसमें, लिखा हुआ है 5 यूनियन। तो क्या क्या याद रखेंगे। अब तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है, आप लोग ये याद रखेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि चंडीगढ़ राज्य नहीं फिर भी इसमें शामिल है, और ये परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है, मतलब ये एडवाइजरी टाइप की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, पूछा है क्या, सदस्य था। ऑप्शन है के हनुमथैया, वी शंकर, एस आर सेन और ओ वी अलगीसान। तो इनमें से कौन आपको बताना है कि सरकारी आयोग के सदस्य थे। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस आर सिंह, ठीक है, ये सदस्य थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकारिया आयोग की जो स्थापना है, ये 9 जून को स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 9 जून 1983 को। और सरकारी आयोग से संबंधित तीन चार प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो था केंद्र राज्य संबंध के विषय में इनको सुझाव देने थे। केंद्र राज्य संबंध, ये इनका विषय था जिसका लिए इनका गठन किया गया था। और जो इनके अध्यक्ष थे, जैसे इनका नाम है सरकारिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड पूर्व जज थे, उनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। क्या नाम था उनका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रणजीत सिंह, ठीक है। तीन सदस्यीय आयोग था, ठीक है। तो पहले तो ये इनके अध्यक्ष हो गए, एक हो गए, दूसरा नाम आपको यहाँ पे देखिए डॉक्टर एस आर सेन थे, तीसरा नाम था श्री वी शिवरामन, ठीक है। एक और नाम लिख देता हूँ, वी शिवरामन। तो सरकारी आयोग में यही तीन प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तीन चार प्रश्न, कि क्यों गठन किया गया था, केंद्र राज्य संबंध में इनका गठन किया गया था, कब किया गया था, 1983 में गठन किया गया था। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, रणजीत सिंह सरकारिया था। उनके सदस्य कौन थे, वी शिवरामन, और यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्टर एस आर सेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर आपको चुनना है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। ये प्रश्न ऊपर था न्यायाधीश की नियुक्ति करने का, तो इसमें हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था, एक और तीन सही है, ठीक है, इसको हम लोग भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 93 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेंडमेंट है, वह किससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से पहला ऑप्शन है, दूसरा पंचायती राज संस्था से, तीसरा ऑप्शन है भारत में पूर्वी राज्यों से, और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला डी वाला, और यही इसका आंसर है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो 93वां संविधान संशोधन आया था, उसमें केवल ओबीसी नहीं थे, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था शिक्षण संस्थानों में। और इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक जोड़ा गया था, अनुच्छेद 15 का 4 ये जोड़ा गया था, ठीक है। व्यवसायिक तथा उच्च शिक्षा में आरक्षण, या भी ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा में आरक्षण। चलिए आगे बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान देंगे उसमें। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया है।
1999 में या 2004 में या 2005 में या 2009 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। 2005 में यह पारित किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? तो जनरली हम लोग सूचना का अधिकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ इसका उपयोग करते हैं। अगर पूछ जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये यूपीए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम था। किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से आप लोग अपना पेपर वगैरह निकलवा लेते हैं, जो भी एग्जाम दिए उसके नंबर अपन देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की क्लास अटेंड करने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।